दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे मकबरे के अंदर जिसका निर्माण खुद उस इंसान ने कराया जिस इंसान का ये मकबरा है। यानी कि कहिए कि उन्होंने अपने ज़िंदा रहते ही इस पूरे मकबरे को बनवा लिया था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे हम किस मकबरे की बात कर रहे हैं, और ये मकबरा है अकबर का मकबरा। तो दोस्तों, चलिए करते हैं इस मकबरे की सैर और आपको बताते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी। पूरी जानकारी के लिए आखिर तक बने रहिए साथ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आइए चलते हैं अंदर और लेते हैं पहले टिकट। दोस्तों, टिकट हमने ले लिया है, 25 रुपीज़ का टिकट। इसमें अंदर घुसते ही राइट साइड में ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये इमारत सिकंदर लोधी के द्वारा बनाई गई है। अकबर से पहले सन 1503 में यहाँ पर सिकंदर लोधी आया था और उसने यहाँ पर सिकंदरा नाम का गांव बसाया था। सिकंदर लोधी के इंतकाल के बाद इसी जगह पर उनकी एक अस्थायी कब्र भी इसी एरिया में बनाई गई थी और उसी कब्र को बाद में दिल्ली के लोधी गार्डन में शिफ्ट किया गया था। दोस्तों, ये जो आप सामने खूबसूरत इमारत देख रहे हैं, ये है कांच महल। और जो अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर को सभी जानते हैं, उसी ने इस कांच महल को बनवाया था। और इस कांच महल को बनने में तकरीबन 14 साल लगे थे और 1605 से 1619 के बीच में ये कांच महल बनकर तैयार हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे इस छोटी सी इमारत को बनने में इतना वक्त क्यों लगा। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जहांगीर जिस वक्त भी या जितने टाइम भी शराब का सेवन किया करता था, शराब पीता था, उस वक्त में ही इस इमारत के अंदर काम चलता था, चाहे वो 2 घंटे हो या 1 घंटा हो। तो इस वजह से इसको बनने में इतना ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन ये इमारत वाकई में बहुत खूबसूरत है। इस एरिया को बनाने के पीछे अकबर की एक सोच ये थी कि उनके ख़ानदान से जिन लोगों का भी इंतकाल होगा, जो भी बादशाहों का इंतकाल होगा या उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर का इंतकाल होगा, उन सब की कब्र यहीं पर बनाई जाएगी। लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं सका क्योंकि वक्त के साथ साथ हालात बदलते गए, राजधानी बदलती गई और आगरा से राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो गई। बादशाह अकबर के 3 बीवियां थी। पहली बीवी का नाम था रुकैया बेगम, दूसरी बीवी का नाम था जोधाबाई, जो आमेर के राजा भारमल की सुपुत्री थी, और उनकी तीसरी बीवी का नाम था सलीमा बेगम। तो अपनी इन तीनों बीवियों के साथ मिलकर अकबर ने सन 1582 यानी कि 1582 में एक मजहब की शुरुआत की थी जिसको बोला जाता था दीन-ए इलाही। बादशाह अकबर चाहते थे कि तीनों मजहब के लोग आपस में साथ मिलकर चलें, प्यार से रहें, इसलिए उन्होंने इस मजहब की शुरुआत की थी जिसको दीन-ए इलाही कहते थे। लेकिन इस मजहब के फॉलोवर ज़्यादा नहीं हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त शायद ही दुनिया में कोई इस मजहब को फॉलो करता हो। अगर आप इस इमारत को गौर से देखेंगे तो इस इमारत के अंदर आपको मुग़ल आर्किटेक्चर के साथ साथ बाकी और भी मजहब की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अकबर के मकबरे का मुख्य दरवाज़ा है। और इसके जो आर्किटेक्चर है, जो इसका ढांचा है, उसके अंदर मुग़लों के साथ साथ राजपूताना आर्किटेक्चर जो उस दौर में काफ़ी फेमस था, वो उसकी पूरी झलकियाँ आपको इसके अंदर दिखती हैं। लिए थोड़ा करीब से इसको देखते हैं और समझते हैं इसके आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, क्या थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर में ऐसा है जो मुग़लों के पारंपरिक आर्किटेक्चर से थोड़ा अलग है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ जालियाँ हैं। ये जो जालियां हैं, ये उस दौर में राजपूताना आर्किटेक्चर का हिस्सा थी। ये देखिएगा, बहुत करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर राजपूताना आर्किटेक्चर मुग़लिया आर्किटेक्चर के साथ में बाखूबी झलकता।
ये जो स्क्रीन पे आप एक छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से है कि अकबर की जो हाइट थी उस दौर में जो लोगों की हाइट हुआ करती थी उससे कम थी। अकबर की हाइट तकरीबन 5.5 फीट 5 फीट 6 इंच 7 इंच थी, और उस दौर में जो लोग हुआ करते थे 6 फीट से ज़्यादा ही हुआ करते थे। तो अकबर ने क्या किया कि लोग यहाँ पर झुक के आए, इस वजह से इसको छोटा बनाया। और दोस्तों यही नहीं, अंदर में ऐसे और भी दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे जिनकी हाइट 6 फीट से कम थी। और अगर आपने बाकी मुगल स्ट्रक्चर देखे होंगे तो उनमें ऐसा कुछ नहीं है, कि उनमें कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो 6 फीट से कम की हाइट का आपको देखने को मिलता हो। दोस्तों ये पूरा मकबरे का जो भी एरिया है एक चार दीवारी के बीच में कैद है, और इसका जो पूरा एरिया है वो तकरीबन 119 एकड़ में फैला हुआ है, और ये चार खूबसूरत हिस्सों में डिवाइड है। आप चारों तरफ जब नज़र उठाएंगे आपको यहाँ तरह तरह के जानवर, खूबसूरत नज़ारे देखने को आज भी मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो आप सामने हिस्सा देख रहे हैं, इसमें उस दौर में पानी रहता था ताकि ये एरिया ठंडा भी रह सके, और इसका इस्लामिक कल्चर के हिसाब से भी ये बना हुआ है, क्योंकि इस्लामिक कल्चर में जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो उसको पहले गुस्ल दिया जाता है, यानी कि नहलाया जाता है, उसको गुस्ल बोलते हैं। और ये पूरा जो आप बीच में छोटी नालियाँ देख रहे हैं, इससे ही पानी इन सब के अंदर आता था। और आपको एक अहम बात मैं बता दूं जो बहुत कम लोग जानते हैं या किसी को बताते हैं, वो बात ये है कि इस पूरी बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो खुद अकबर ने अपने हाथों से कराया था। इसका जो आर्किटेक्चर ढांचा है, यानी कि बिल्डिंग को बनाने से पहले जो एक डिज़ाइन, एक मसौदा तैयार किया जाता है, वो खुद अकबर ने अपने हाथों से ही तैयार किया था। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं अंदर अकबर के मकबरे की तरफ, और देखते हैं कि अंदर से कैसा बना हुआ है। इस वक्त हम आ गए हैं उस कमरे में जहां पर अकबर की कब्र है, और इसको बोला जाता था गोल्डन हाउस, सुनहरा महल। उस वक्त में ये सारी पेंटिंग जो आपको मैं दिखा रहा था, जो ये सारी नक्काशी है, ये गोल्ड से बनाई गई थी, गोल्ड कलर की थी, सुनहरी थी, और आप देख रहे होंगे डिज़ाइन काफ़ी बारीक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये काला ब्लैक पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको जलाया गया हो। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल इस मकबरे में आग लगा दी गई थी मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के वक्त में, और ये आग लगाई थी मशहूर जाट बादशाह राजा राम सिंह के द्वारा। उन्होंने बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की थी, और जो गोल्ड यहाँ लगा हुआ था उसे पिघलाकर अपने साथ ले गए थे। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने अकबर की कब्र को भी नुकसान पहुँचाया था, और उसके अंदर से हड्डियाँ निकालकर उनको आग लगा दी थी। इस एरिया को सन 1905 में अंग्रेज़ों ने फिर से पेंट। आइए अब चलते हैं उस हिस्से में जहां पर मौजूद है बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कब्र। ये जो आप कब्र देख रहे हैं, ये वही कब्र है जो बादशाह अकबर यानी कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की है, और ये ही यहाँ की सबसे अहम कब्र है, और इसी के लिए ये पूरा मकबरा तामीर कराया गया था। आइए अब चलते हैं दूसरे हिस्से में, यहाँ पर कुछ और कब्रें मौजूद हैं, और आपको बताते हैं उनके बारे में भी कि ये किसकी कब्रें हैं। ये जो कब्रें आप देख रहे हैं, ये अकबर की जो दो बेटियां थी उनकी कब्रें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए अब बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा बाहर से भी इसको एक्सप्लोर करते हैं। इसके दूसरे हिस्से में देखते हैं वहाँ पर क्या मौजूद है, और आपके साथ साथ मैं भी देखूंगा और आपको भी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये जो कब्र आप देख रहे हैं, ये अकबर की बेटी शकरुन्निसा की कब्र है, और इसको आप देख रहे हैं ये कब्र थोड़ी पतली है। तो उस दौर में जो थोड़ी पतली कब्र पट्टियों के साथ बनाई जाती थी वो लेडीज़ की कब्रें होती थी, और इनके जो बराबर में दो छोटी कब्रें हैं ये इनके दोनों बच्चों की कब्र हैं।
अब चलते हैं दूसरे हिस्से में। और दोस्तों, ये कब्र भी अकबर की एक और बेटी की है, और ये वाली जो कब्र है ये औरंगजेब आलमगीर की बेटी ज़ैबुन्निसा की कब्र थी। आइए चलते हैं अब उस हिस्से में जिस हिस्से को अकबर ने अपने आने वाली पीढ़ियों की कब्रों के लिए बनवाया था। ये पूरा वही हिस्सा है कि जो उनकी आने वाली नस्लें थी, उनकी जो कब्रें थी वो यहाँ बननी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इसको जो बनाया गया है इतनी मजबूती से चूने, दाल, मिट्टी और उन सब चीज़ों के घोल से बनाया गया है कि आने वाले कई हजार सालों तक इस जगह को कोई नुकसान ना हो। और इसमें एक खासियत है कि अगर आप एक कोने पर खड़े होकर कोई बात करते हैं तो दूसरे कोने पर उस बात को सुना जा सकता है। यही वो मिसाल फिट बैठती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। चलिए अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जो पूरी तरह से टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। दरअसल ये पीछे का दरवाज़ा है जिसको भरतपुर की साइड वाला दरवाज़ा बोलते हैं, और इसको भी राजा राम सिंह जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ही इसको पूरी तरह से ध्वस्त किया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और नई डेस्टिनेशन।